दोस्तों, राधे राधे। क्या अपना प्यारा भारत धीरे धीरे तानाशाह की ओर जा रहा है? क्या सच में मोदी जी तानाशाह हो गए हैं? क्या लोकतंत्र में तानाशाह संभव है? आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार यह जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। गणराज्य का अर्थ राष्ट्र का राष्ट्र प्रमुख निर्वाचित हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्र का राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू में है। भारत में राष्ट्रपति के नाम से ही शासन चलता है। जैसे हमें देख सकते हैं, अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है या किसी अन्य देश पर हमला करता है तो सैनिकों का आदेश राष्ट्रपति की ओर से आता है, ना कि प्रधानमंत्री उनको आदेश दे सकते हैं। लेकिन व्यवहारिक रूप में प्रधानमंत्री देश का शासन चलाते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है इंग्लैंड से प्रेरित होकर। अगर आप डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इसके लिए एक मिनिमम योग्यता की जरूरत होती है। लेकिन आप कभी सोच कर देखे हैं कि भारत की प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? बाकी जॉब की तरह इसमें कोई शैक्षिक योग्यता नहीं है, लेकिन इनमें मिनिमम 3 योग्यता चाहिए। प्रथम, भारत का नागरिक हो। सेकंड, राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। 3, मिनिमम आयु सीमा 25। अगर आप लोकसभा के मेंबर है तो, अगर आप राज्यसभा के मेंबर है तो 30 वर्ष। टेक्निकली भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री को, परंतु राष्ट्रपति किसी को भी पीएम नियुक्त नहीं कर सकते। बहुमत प्राप्त दल के नेता को नियुक्त किया जाता है। भारत में कुल सांसदों की संख्या 788 है, जिसमें से 245 राज्यसभा और 543 लोकसभा के। प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 लोकसभा सीटें चाहिए। फिलहाल नरेंद्र मोदी वाले नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला है। 272 की तुलना में 342 सीटें। इसमें से 295 सीटें केवल बीजेपी पार्टी जीती है, बाकी उसकी सहयोगी पार्टियों ने जीता है। यानी सहयोगी दल आए या जाए, मोदी सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे नीतीश कुमार आयाराम और गयाराम। संसदीय व्यवस्था में संसद या विधानसभा में सबसे ज्यादा सदस्यों वाले दल के द्वारा पूर्ण बहुमत जुटाकर बनाई गई सरकार को बहुमत की सरकार कहते हैं। बहुमत से ही तानाशाह का जन्म होता है। जरूरत से ज्यादा शक्तिशाली सरकार जनता के लिए हानिकारक होता है। उदाहरण के लिए देखिए, किसान आंदोलन सालों साल चलता है, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रही। हमारा एक किसान, एक नौजवान, इनकी गोली से या किस तरीके से कोई शैल बजा है वो पता करेंगे जाकर, वो शहीद हो गया। अगर हमारा एक बच्चा शहीद हो गया, ऐसे हालात में बैठक करना, मुझे जाने का बाद में अभी फैसला लेंगे। पहले हमारी जिम्मेदारी उस बच्चे को संभालना है। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जो कानून बनाता है, कार्यपालिका जो वो संसद जो कानून लागू करता है, न्यायपालिका जो दोनों के बीच में विवादों का निपटारा करता है। विधायिका संसद या एमएलए को कर सकते हैं। मोदी जी अपने मन पसंद के व्यक्तियों को जहां से चाहते हैं वहां से सीट देकर उसे जिता देते हैं, और जिस विधायक को चाहते हैं उस विधायक को सीएम बना देते हैं। इससे उनके प्रति वो विधायक या सांसद उनके प्रति ऋणी रहता है, वो मुंह उठा नहीं सकता है बोलने के लिए। और कार्यपालिका में उसी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जो उनके प्रति वफादार रहते हैं, उनके नीतियों को कोई विरोध नहीं कर सकता है। यदि वह दल का सर्वोच्च नेता है, यदि उसके टक्कर का नेता उसके टक्कर में नहीं है, तो प्रधानमंत्री की स्थिति मजबूत होगी। बीजेपी कभी भी मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ता है, जिससे एक व्यक्ति की ओर पार्टी परिक्रमा करने लगती है, जिससे योग्य उम्मीदवार को पार्टी से टिकट काट दिया जाता है। और तो उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया कि आपका सर्वे रिपोर्ट गलत था। मैंने बताया कि मैं 4,10,000 वोट से चुनाव जीता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपका वोट तो है नहीं, सब ऊपर वाले का वोट है। तो मुझे भी किसी का अहंकार। चापलूसी करने वाले व्यक्ति को टिकट दे दिया जाता है। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली। ना उनकी महिमा मंडल करे, उसे उस पार्टी में प्रमोशन दे दिया जाता है। और जो हमारे राहुल गांधी अखिलेश भैया ने कहा था, हमारे अखिलेश भैया है तो मोदी जी आपके चाचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, कौन है? इस देश के बाप हैं। कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। बाप होंगे, इस देश के बाप नहीं है। बाप होंगे, इस देश के बाप नहीं है। हमारे बाप नहीं है, देश के बाप नहीं है। आपके बाप होंगे, आपको ओएनजीसी का डायरेक्टर।
मंडल नहीं करता है उसके घर ईडी सीआईडी भेजकर या तो पार्टी में मिला लेते हैं या धमकाकर उससे चंदा ले लेते हैं। अभी बीजेपी के सर्वोच्च नेता है मोदी जी। जब चाह जिसे चाह उस नेता को हटा देते हैं। मध्य प्रदेश जो कि भारत का दिल है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो विगत 15 वर्षों से वहाँ मुख्यमंत्री रहे, उन्हें साइडलाइन कर दिया जाता है। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जो कि वहाँ 10 वर्षों से मुख्यमंत्री थी। फिर नंबर आता है हरियाणा का मनोहर लाल खट्टर, ये भी विगत 10 वर्षों से वहाँ के बाहुबली फिल्म की डायलॉग याद आता है, मेरा वचन ही है मेरा शासन। 2014 में मोदी जी की स्थिति बीजेपी में मजबूत नहीं थी क्योंकि पार्टी का निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड करती थी। लेकिन अब पूरे बीजेपी पार्टी के नेता मोदी के चारों ओर घूमते रहते हैं और उनके गुणगान करते रहते हैं। एक अटल जी का जमाना था जो पार्टी को सब कुछ मानते थे। मोदी जी एक एक करके पार्टी के सारे दिग्गज नेताओं को साइडलाइन करते जा रहे हैं। उन्हें उम्र का हवाला देते हुए इसमें 75 वर्ष आयु सीमा निर्धारित करके मार्गदर्शन मंडल में भेज दिए। यह बीजेपी का वृद्धाश्रम है। आडवाणी The BJP's decision to bench veterans has been a difficult one for the Margdarshak Mandal, the old guard relegated to an advisory role in the party. They have not been given tickets. And the one particularly hurt is Murli Manohar Joshi. He is 85 years old, but he wants to contest and protest. He has written to the voters in Kanpur, his constituency. In a hurt tone, he says he learned about the party's decision through a general secretary. Not only is Mr. Joshi not getting a ticket, he has also been kept out of the list of campaigners in Uttar Pradesh. Now remember, the BJP has a rule. को 2019 में टिकट काट दिया जिन्होंने मोदी को राजनीति का ककहरा पढ़ाया। मोदी जी पीएम फेस बनने से पहले गुजरात के सीएम थे। 2004 में अटल जी के नेतृत्व में हार मिली। फिर 2009 में आडवाणी जी के नेतृत्व में कांग्रेस से हार मिली। फिर 2014 में मोदी जी को पीएम उम्मीदवार बनाया गया। उस समय सबसे सीनियर सीएम थे। बीजेपी और पूंजीपतियों का सहयोग भी था। 2014 में जीते तो पहले राहुल जी को न्यूज और आईटी सेल की मदद से पप्पू घोषित करवा दिए। इसके बाद अपने पार्टी के सारे सीनियर नेता को धीरे धीरे साइड करते चले गए। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी। शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ, जिससे कि कोई पीएम रेस में ना रहे और गोदी मीडिया और आईटी सेल द्वारा बार बार यह प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि मोदी नहीं तो और को। फिर बीजेपी आईटी सेल द्वारा चलाया जाता है कि आजीवन पीएम घोषित कर दे। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया की तरह यहाँ भी इलेक्शन होते हैं। लेकिन अब क्या आपको नहीं लगता है कि देश धीरे धीरे तानाशाह की ओर जा रहा है? सिर्फ चुनाव होने से डेमोक्रेसी रहती है तो अब की बार 400 पार नहीं, एक्चुअली 850 पार नहीं 1100 सीटें भी हो सकती हैं, लेकिन ये मोदी जी की वजह से नहीं होगा, ये होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वजह से। लोगों को वोट नहीं करने दिया जा रहा है। I haven't been able to freaking vote. जबरदस्ती कमल के बटन दबाए जा रहे हैं। हम जबरदस्ती हमारा पता की कोई ना कोई बहाना देके वोटर्स को बिना वोट के ही वापस भेजा जा रहा है। बोले आपकी डाल चुका है वोट डाल। जब लोग वोट ही नहीं कर पा रहे हैं तो हर फेज के बाद वोटर टर्नआउट की काउंटिंग अचानक से बढ़ कैसे जाती है पॉपा। और इस मुद्दे पे जो प्रोटेस्ट हो रही है उसको कोई मीडिया का कोई चैनल कवर क्यों नहीं कर रहा है पॉपा? पहली बात तो वोटर टर्नआउट आपको 48 घंटे के बाद नंबर्स में देना होता है, परसेंटेज में नहीं। 2019 में याद होगा जब तुम लोग अंधे और बहरे नहीं थे तब तुम लोगों ने दिया था ये। एक तो नंबर्स की बजाय परसेंटेज में दे रहे हैं, वो भी अपनी ही मर्जी से। इलेक्शन चल रही है, एमसीक्यू एग्जाम चल रहा है यहाँ पे। फेज 1 का वोटर टर्नआउट जो 19 तारीख को 60% था वो 26 तारीख को 60.96% कैसे हो गया? सिर्फ 0.96% ही तो बढ़ा है। हमारे देश की वोटर पॉपुलेशन लगभग 100 करोड़ की है। 1% का मतलब 1 करोड़ लोग। तो ये जो छोटे छोटे परसेंटेज की धांधली है ना, ये भी लाखों वोटों का चेंज ला सकती है। वोटर्स का एग्जैक्ट डेटा लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि 2019 में ईवीएम पे डले वोट वोटर टर्नआउट से ज्यादा निकले थे गाइस। तो इलेक्शन कमीशन तुम जागने का सोच रहे हो या तुमको गोदी मीडिया के साथ पॉप के पपीज में काउंट कर ले हम? नॉर्थ कोरिया, रूस में भी चुनाव होते हैं। क्या यह डेमोक्रेसी देश है? चीन में भी चुनाव होते हैं पर एक ही पार्टी के अलग
अलग अलग उम्मीदवार खड़े होते हैं, जीते जाते हैं। मोदी जी भी एक ही पार्टी अस्तित्व में रहे, इसके भरपूर प्रयास कर रहे हैं। जैसे विपक्ष के नेताओं को ईडी सीआईडी से डरा अपने पार्टी में मिला ले रहे हैं। आरोपी अजित पवार को छोड़ेंगे नहीं। भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं के पैसे को हड़प करने वाले आदर्श जमीन घोटाले के अशोक चौहान को छोड़ेंगे नहीं। ये मैंने नहीं कहा, हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में माननीय गृहमंत्री जी ने कहा। विश्व का सबसे भ्रष्ट नेता, उसको आपने मुख्यमंत्री बना दिया। अजित पवार को 2 दिन बाद ही उप मुख्यमंत्री बना लिया। अशोक चौहान ने जिस दिन उसके बारे में आपका बयान आया, उसके अगले दिन वो बीजेपी में शामिल होता है और अगले दिन आप जेल भेजने के बजाय राजभवन भेज देते हैं। ये कौन सा न्याय है भाई? अगर जो नेता पार्टी में नहीं मिल रहे हैं तो उसे जेल में बंद कर दे रहे हैं, आप सब लोग देख रहे हैं। जैसे झारखंड के मुख्यमंत्री या दिल्ली के मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री को में डाल दे रहे हैं, और जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां उस राज्य में विपक्षी सरकार को काम भी नहीं करने दिया जा रहा है। गवर्नर का एक नहीं ऐसे कई उदाहरण है। बंगाल का आरोप है, गवर्नर का इस्तेमाल करके काम पर रोक लगा रहे हैं। तमिलनाडु सरकार और केरल सरकार भी ऐसा आरोप लगाया है। इनका 2-2 साल तक बिल पर गवर्नर बैठ जाते हैं और बिल पास होने नहीं दे रहे। दिल्ली की सरकार ने एलजी पर आरोप लगाया कि एलजी काम करने नहीं दे रहे। इसके खिलाफ दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, जहां सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल के पक्ष में फैसला दिया और कहे असली पावर चुनी गई सरकार में है। इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार के अधिकार छीनने के लिए एक नया कानून ले आए, GNCTD। इसका फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023। इसका इस्तेमाल करके दिल्ली सरकार के पास जो अधिकार थी उसे एलजी के पास ट्रांसफर कर दिया। दिल्ली में खास तौर पे डेमोक्रेसी को बाबूकसी में बदल देता है, यानी कि दिल्ली को अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार नहीं चलाएगी, चंद यूपीएससी पास बाबू और उपराज्यपाल चलाएंगे। सारी शक्तियां चुनी हुई सरकार से छीनकर बीजेपी द्वारा अपॉइंटेड उपराज्यपाल में लीन करने का प्रयास इस बिल के माध्यम से किया जा रहा है। और जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बाईपास करके GNCTD एक दिल्ली सरकार पर थोप दिया कि फुल बहुमत है। और यही नहीं रुकते हैं, जिस स्टेट में विपक्ष की सरकार है वहाँ के विधायक को खरीद कर वहाँ के सरकार गिरा देते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं कर्नाटक 2018 में कांग्रेस और जेडीएस मिलकर सरकार बनाए, फिर 14 महीने बाद सरकार गिर गई। कांग्रेस के विधायक को खरीदकर बीजेपी ने सरकार बना ली। महाराष्ट्र 2022 में कांग्रेस प्लस एनसीपी प्लस शिवसेना की सरकार को गिरा दिए। शिवसेना के विधायक और मंत्री के रहे एकनाथ शिंदे दर्जनों विधायक के साथ बीजेपी शासित प्रदेश गुवाहाटी चले गए और फिर शिंदे को सीएम बना दिया। मध्य प्रदेश 20 मार्च 2020 को मोदी ने सिंधिया की मदद से 22 विधायक खरीद लिए। राजस्थान सरकार गिराने की साजिश रचे पर विफल हो गया। अभी हिमाचल प्रदेश विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे पर नाकाम हो गए। कांग्रेस आरजेडी जदयू की चल रही सरकार को जदयू को अपने पाले में और आरजेडी कांग्रेस के कुछ विधायकों को खरीद कर सरकार गिरा दिया। देश का आम आदमी मार्केट जाते हैं तो सामान वस्तु कपड़े खरीदते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी टीम विपक्षी विधायकों को खरीदने में पैसा इन्वेस्ट करती है। और एक बात समझ में नहीं आता, ये विधायक घर जाकर क्या कहते हैं कि मुझे इतने पैसे मिले और मैं अपना अस्तित्व को अपने स्वाभिमान को उनके झोले में डालकर चला आया हूँ। कैसे लोकतंत्र में जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं बीजेपी। क्या आपको अभी भी लग रहा है कि सिर्फ चुनाव होने से लोकतंत्र सुरक्षित है? आप स्वयं विचार करिए। चुनाव चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया में भी होते हैं। चीन के संविधान में यह शर्त था कि कोई भी 10 साल तक ही राष्ट्रपति रहेगा। चीन में सेंट्रल कमेटी सारे फैसले लेते हैं। जिनपिंग आजीवन राष्ट्रपति रहेंगे। चीन में चीनी सरकार का गलत नीतियों का विरोध नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो या तो जेल में बंद कर दिए जाएंगे या आपको टैंक से कुचल दिया जाएगा। भारत में गलत नीतियों का विरोध करेंगे तो आपको गद्दार कहेंगे। नहीं सोचता हो देशद्रोह, किसी का विचार तुमसे अलग हो, तुम्हारी पार्टी को तुम्हारे नेता को नहीं मानता हो, देशद्रोह। कोई सैनिक किसी खाने में खराबी का शिकायत कर दे, देशद्रोह। किसान अगर भूमि अधिग्रहण का विरोध कर दे, देशद्रोह। आदिवासी दलित उत्पीड़न का विरोध करे, देशद्रोह। स्टूडेंट अगर फी हाइक का विरोध कर दे, देशद्रोह। साला कोई यूनिवर्सिटी किसान आंदोलन में देख सकते हैं को आंदोलन के लिए दिल्ली आने नहीं दे रहे हैं
और अरे आंसू गैस बैरियर कांटे वाले लगाकर रोक रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शंभू बॉर्डर हरियाणा में ना होकर पाकिस्तान या चीन के बॉर्डर पर इतना चौक चौबंदन वहाँ का ऐसा लग रहा है कि शंभू बॉर्डर को पाकिस्तान बॉर्डर बना दिया है। वहाँ पर किसानों के लिए छर्रे, आंसू गैस बैरियर कांटों वाले तार लगाकर रोक, ऐसे लग रहा है जो पाकिस्तानी है जो देश में भारत में घुसना चाहते हैं। सड़कों पे कटीले तार लगा के सड़कों पे इस तरह से उनके ट्रैक्टरों में पंचर हो जाए, इस तरह का काम तो विदेशी और फिरंगी सरकारों ने भी नहीं किया। आज हालात ऐसे पैदा कर दिए कि सरकार डेमोक्रेटिक सरकार नहीं अब रही, क्योंकि इसका कोई भी काम डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं हो रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट के वकील इसका विरोध करते हैं और किसान समाज को और उनके फंडामेंटल राइट को, उनका राइट टू एक्सप्रेशन को और उनका मार्च निकालने के अधिकार को, इकट्ठा होने के अधिकार का पूरा समर्थन करते हैं। 144 धारा अंग्रेजों ने बनाई थी इस देश के लोगों के अधिकारों। कई किसानों को गोली लगने से मौत हो गई। ऐसा लग रहा है शंभू बॉर्डर भारत में ना होकर पाकिस्तान या चीन का बॉर्डर है। किसानों की मांग में एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी उनके फसलों को पैसा निर्धारित कर दिया जाए, इससे कम दामों में व्यापारी उनके सामानों को नहीं खरीदेंगे। उदाहरण के लिए देख आम भाषा में गेहूं 1 केजी का कीमत है 20 रुपया, तो 20 रुपए से कम में ना बिका है। किसान धूप हो या ठंडे 12 माह काम करते फिर भी उसे एमएसपी की गारंटी नहीं देंगे। अग्निपथ का स्कीम जो 4 वर्षों का है, इसे युवाओं ने नकार दिया। परीक्षा बाकी है और किसी का ज्वाइनिंग रोककर किसी का परीक्षा बाकी है और तो और किसी का ज्वाइनिंग के लिए इंतजार कर रहे युवाओं को ठेंगा दिखा दिया। अग्निपथ स्कीम के चलते गोरखा सैनिक अग्निपथ स्कीम देश की सुरक्षा के साथ एक खिलवाड़ है। गोरखा सैनिक तो अग्निवीर के चलते 4 साल को वो नकार रहे हैं और वो अब उससे भी बुरा क्या हो रहा है कि चीन की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। तो वही सैनिक जो हमारे शक्ति थी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई कहे कि मुझे मरने से डर नहीं लगता तो वो या तो झूठ बोल रहा है या वो गुरखा है। आज वही गुरखा चीन की तरफ से हमसे लड़ेंगे। तो ऐसा उथल पुथल हो रहा है, मगर हमारी मेनस्ट्रीम मीडिया जरा भी चर्चा नहीं कर रही है। मेरी आपसे विनती है कि आप एक मीडिया बने और इन वीडियोस को शेयर करें और कहें इन हमारे भारत के मीडिया चैनल से, जो कि चौथी स्तंभ है, पिलर हैं डेमोक्रेसी के, कि वो अपना फर्ज निभाएं। मुझे नहीं समझ आता है वो रात को कैसे सोते होंगे इस तरह के दुगलापंथी में। पहलवान बेटियों जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते, उसमें विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर देते हैं या ज्ञात मृत्यु हो जाती है। आपको बता दूं, रूस में विपक्षी नेता की जेल में मौत हो गई है। रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवेल्नी की जेल में मौत हुई है। 2021 से जेल में बंद थे एलेक्सी नवेल्नी। पुतिन के कट्टर विरोधी माने जाते थे। 47 वर्ष के थे एलेक्सी नवेल्नी। जेल में सजा काट कोरिया चुनाव में हमेशा जीतता है। प्रस्तावना के अनुसार सत्ता का स्रोत जानता है। प्रस्तावना लोक प्रभुता को जन्म देता है। लोक प्रभुता का विचारक का जनक रूसो को माना जाता है। रूसो फ्रांस का विचारक है। इनके अनुसार जनता की वाणी ईश्वर की वाणी है। विचार कीजिए, क्या आपको अभी भी लगता है कि जनता की वाणी ईश्वर की वाणी है? जनता की वाणी ईश्वर की वाणी ना हो, मोदी की वाणी ईश्वर की वाणी हो गई है। अगर आपको मोदियाबिन हो गया है तो आपको ये सब नहीं दिखेगा। देश के निवेशकों से इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से चंदा ले रहे हैं। चंदा दो धंधा लो। पर्दे के पीछे देखिए बहुत खतरनाक खेल हो रहा है। अब चुनाव में पैसे बहुत लगते हैं। देख रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, बीफ बेचने वाली, गाय भैंस का मीट बेचने वाली कंपनी 250 करोड़ रुपए चंदा दे रही है। कमाई कितना होगी सोचिए। आप सोचिए कितना गाय काटा होगा। आस्था को तो अस्थमा करा दिया। अब की बात जीते हैं तो देश में चुनाव होंगे, लेकिन निष्पक्ष नहीं, केवल नाम मात्र के होंगे। उदाहरण के लिए कुछ महीने पहले की ही घटना है चंडीगढ़ मेयर का इलेक्शन। विपक्ष क्लियर जीत रही थी, अधिकारी के माध्यम से खुद जीत गए। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद विपक्ष को न्याय मिला। 400 पार का नारा दे रहे हैं और ये 400 पार का नारा दे रहे हैं। अगर 400 सीट जीत गए तो सब कुछ संशोधन कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। मोदी के कर्नाटक के मंत्री हो या बिहार के मंत्री, सब कह रहे हैं कि संविधान बदल दे। संविधान को चेंज करना है जो हम लोग सीधे मोदी जी को देख रहे हैं। इससे भी खतरनाक है मोदी की चुप। धन्यवाद। जय हिंद।